Hello student, in this video I going to explain about a new topic which is the cell membrane and also cell organelles topic, and this is related to chapter cell the unit of life. So student, previous video में हमने सेल के इंट्रोडक्शन को समझा था, डिफरेंट टाइप की सेल्स को समझा था. इस वीडियो में हम सेल मेम्ब्रेन को समझने वाले हैं, इससे रिलेटेड थ्योरी को समझने वाले हैं और साथ ही साथ सेल ऑर्गेनेल्स को भी अंडरस्टैंड करने वाले हैं. सो मूविंग फॉरवर्ड. So here student, first thing we understand which is the what is membrane. Okay, so student इसके बारे में ऐसे समझिए जैसे हमारा घर होता है, हमारे घर में बहुत सारे रूम बने हैं, पोर्टिको बना है. ओके, नेक्स्ट एक गार्डन होता है और उसके साथ ही साथ गैरेज होता है. इन सारी चीज़ों की सेफ्टी के लिए हम अपने घर के सराउंडिंग में क्या करते हैं, एक बाउंड्री बनाते हैं. सेम ऐसे ही हमारी सेल के साथ भी होता है. हमारी सेल के पास भी न्यूक्लियस है, हमारी सेल के पास साइटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, और इन सब की प्रोटेक्शन के लिए उसे भी एक बाउंड्री की रिक्वायरमेंट होती है. सो उसकी बाउंड्री को, उसकी वॉल बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बोलते हैं. ओके, मेम्ब्रेन. अब ये है किसकी मेम्ब्रेन, तो ये है सेल की मेम्ब्रेन. सो इसलिए हम इसे नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, या फिर इसे हम प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, इसे हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले दिया था सी नागेली साइंटिस्ट ने 1855 में, कि जो भी सेल है उसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होता है, एक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. अगर इसके बारे में और बात करें सो एवरी सेल्स में ये प्रेजेंट होती है एंड सराउंड करती है मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स को विद इन अ सेल. ओके, सो इनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन भी होते हैं, जैसे कीपिंग ऑल सेलुलर कंपोनेंट इनसाइड द सेल. हर एक सेल का कंपोनेंट सेल के अंदर रहे, ये कोशिश रहती है इनकी. अलोइंग सेलेक्टेड मॉलिक्यूल, भाई जो प्लाज्मा लेयर है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब सेलेक्टेड थिंग्स ही इन एंड आउट ऑफ द सेल मूव करेंगी. देन आइसोलेटिंग ऑर्गेनेल्स, जो भी ऑर्गेनेल्स है उन्हें आइसोलेट करती है रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म में. सो ये इनका मेनली फंक्शन है. साथ ही साथ अ साइट फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं इनमें, बिकॉज ऑफ ये खुद बायो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से फॉर्म होता है. एंड अलाउइंग टू सेल टू चेंज शेप, मीन्स कि सेल का शेप कैसा होगा, इरेगुलर होगा, ओवल होगा, रेक्टेंगल होगा, कॉमा शेप होगा. सेल के शेप टोटली डिफर करते हैं, टोटली रिक्वायर्ड होते हैं या डिपेंड होते हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पे. सो अनदर थिंग हियर रिलेटेड टू द थ्योरी और कॉन्सेप्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. सो स्टूडेंट, सबसे पहले कुछ थ्योरीज दी गई, जिनमें से एक थ्योरी थी जिसे हम बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट जो दिया गया था वो जे डेविड रॉबर्टसन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, जिसमें इन्होंने बताया कि मेनली क्या होता है, एक लेयर होती है जिसे कि हम लिपिड लेयर बोलते हैं, और इस लिपिड लेयर के बोथ साइड पे, मतलब इनर साइड पे और आउटर साइड पे प्रोटीन लेयर होती है. मीन्स ये था कि इन्होंने ट्राई लैमिनर एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया, बताया कि ऐसे कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिनमें से ये जो लेयर है वो लिपिड की है, ये लेयर प्रोटीन की है और ये लेयर भी प्रोटीन की होती है. बट इनका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं हुआ, इसलिए हमें दूसरी थ्योरी की रिक्वायरमेंट हुई, और वो थ्योरी थी फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. ओके, अब हम समझेंगे कि भाई इस फ्लूइड मोज़ैक मॉडल का मीनिंग क्या है. सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं. सो पहला वर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्लूइड, सेकेंड वर्ड आपको दिख रहा है मोज़ैक एंड थर्ड है मॉडल. तो मतलब फ्लूइड मोज़ैक मॉडल से रिलेटेड क्या थ्योरी थी, तो समझिएगा बहुत ध्यान से. इन्होंने फ्लूइड का मतलब बताया कि हमारा ओशियन है एक हमारे पास, ठीक है, बड़े बड़े ओशियंस हैं, और उस ओशियंस में आइसबर्ग का स्ट्रक्चर, मीन्स आइस के पहाड़ बोल सकते हो आप, आइसबर्ग. ओके, वो फ्लोट करते हैं. ठीक है, इतनी बात समझ गए. सो इन्होंने को रिलेट किया फ्लूइड मोज़ैक को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस फ्लूइड मोज़ैक मॉडल से. मतलब इन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉर्म किन चीज़ों से हो रही है, कैसे उनका नेचर होता है. सो ये एक ओशियन है, और इस ओशियन के स्ट्रक्चर में बहुत सारा, भाई ओशियन है तो सिंपल सी बात है, इसमें वाटर फिल होगा, पानी भरा होगा, और उसके साथ ही साथ सेकंड थिंग क्या यहाँ पे प्रेजेंट होगी, तो मैंने बोला कि भाई इसमें आइसबर्ग प्रेजेंट है. सो आइसबर्ग के बारे में आप जानते हैं कि ये क्या होते हैं, पहाड़ होते हैं बर्फ़ के. ये कुछ ऐसे प्रेजेंट है जो कुछ पानी के अंदर होते हैं और कुछ जो है वो पानी के बाहर होते हैं. इसे इन्होंने कैसे अपनी थ्योरी से को रिलेट किया, तो इन्होंने कहा कि जो ये आइसबर्ग हैं जो कि कहीं भी प्रेजेंट हैं, मोज़ैक सिचुएशन में प्रेजेंट है, मतलब इनका कोई स्पेसिफिक साइट नहीं है, कुछ इंटरनल है, कुछ थोड़े अंदर प्रेजेंट है, कुछ बाहर प्रेजेंट है. ये है क्या, तो ये है प्रोटीन.
ओके। और जो ये ओशियन है, मतलब जो ये वाटर है, ये फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, और ये है क्या, लिपिड। तो इन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लूइड मोजैक, मतलब दो चीज़ों से प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म होती है। फर्स्ट थिंग होती है लिपिड जो कि फ्लूइड के फॉर्म में होती है, और दूसरा होता है मोजैक, मीन्स प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि मोजैक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो इनके कॉन्सेप्ट को बोला गया फ्लूइड मोजैक मॉडल। सो समझते हैं, फ्लूइड को हमने बोला कि इंडिविजुअली ये क्या होंगे, ये फॉस्फोलिपिड हो सकते हैं, फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड ये मूव करते हैं साइड वाइज लेटरली लेयर्स थ्रू देयरफॉर फ्लूइड, ओके। नेक्स्ट को हमने मोजैक बोला, रेंज ऑफ डिफरेंट प्रोटीन रेस्टिंग ऑन द सरफेस और अदर फॉस्फोलिपिड लेयर गिव्स इट अ मोजैक अपीयरेंस। सो इसमें इन्होंने प्रोटीन के बारे में बोला जो कि मोजैक अपीयरेंस शो करता है। इसके डायग्राम्स के बेस पे भी हम समझते हैं कि क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट। सो स्टूडेंट, जैसे ये एक सेल है, जैसे मैंने बताया कि ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, तो ये हम यहाँ पे इसकी बाउंड्री को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप ये मत सोचिएगा कि ये बहुत बड़ा डायग्राम बना हुआ है तो ये कुछ और ही है, बिल्कुल नहीं। ये इसकी बाउंड्री का ही स्ट्रक्चर है जिसका इनलार्ज व्यू हम यहाँ पर देख रहे हैं। सो स्टूडेंट समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे इन्होंने बोला फ्लूइड मोजैक मॉडल में कि जो ये मेम्ब्रेन है, मतलब ये जो आपको लेयर्स दिख रही हैं, ये लेयर्स जो आपको दिख रही हैं स्फेरिकल शेप में, या हेड बोल सकते हो आप, दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये बाई लेयर है लिपिड की। मीन्स एक लेयर कुछ ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसा डायग्राम आपके ब्रेन में फॉर्म हो रहा होगा बिकॉज ऑफ आपने पहले ही इनके बारे में पढ़ रखा होगा। सो ये ऐसा कुछ डायग्राम शो करते हैं जो मैं बोल रहा हूँ कि ये लिपिड की बाई लेयर होती है। सो यहाँ पे आप एक रीजन को हेड बोलते हो, इसको आप टेल बोलते हो। हेड रीजन जो है इसे आप बोलते हैं कि जो ये लिपिड की लेयर है इसे हम हेड क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ ये प्रेजेंट होते हैं एज अ हाइड्रोफोबिक टेल। टेल के रीजन को हम बोलते हैं, और उसके साथ ही साथ जो हेड है उसे हम पोलर हेड बोलते हैं। जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर हैं वो एक्सट्रेंसिक भी हो सकते हैं, मतलब कि वो कॉर्नर पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और इंट्रेंसिक भी हो सकते हैं, मींस इंटीग्रल टाइप के हो सकते हैं जो कि प्रेजेंट हैं बीच बीच में कहीं भी, कहीं पर के स्पेस में भी। सो स्टूडेंट, ये टोटल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर है, ओके। सो ये बाहर के पॉइंट पे प्रेजेंट है, सो आप इसे इन एक्सट्रेंसिक बोलते हो, पेरीफेरल प्रोटीन बोलते हो। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं हेड रीजन, ये क्या है, ये सब लिपिड के स्ट्रक्चर हैं। ये लिपिड कुछ भी हो सकता है, मींस ग्लाइकोलिपिड्स हो सकते हैं या फिर फॉस्फोलिपिड्स के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, और जो प्रोटीन है वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर भी यहाँ पर प्रेजेंट है। अब इनके फंक्शंस की बात करें अगर कि क्या फंक्शन होता है प्लाज्मा में, सो इनका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन का। दैट मीन्स कि ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस शो करते हैं मेनली बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, या डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, या पैसिव या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टाइप में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझ लीजिए जब हमें किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, ओके, तो हम इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और जहाँ पे विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी थिंग्स ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं, तो इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जो थिंग्स लिपिड सॉल्युबल नहीं है, दैट मीन्स कि लिपिड के थ्रू नहीं ट्रांसपोर्ट हो पाएंगी सेल के इनसाइड या आउटसाइड में, तो वो स्ट्रक्चर प्रोटीन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्लियर है। और जो चीज़ें प्रोटीन्स के थ्रू नहीं ट्रांसपोर्ट हो पाती, सो वो ट्रांसपोर्ट होती हैं लिपिड के थ्रू। सो ये प्रोसेस यहाँ पे चलती है। यहाँ पे बहुत से कॉन्सेप्ट आते हैं, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, और मैकेनिज्म भी होती है, बट इन थिंग्स को हम ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। सो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन है, मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन है, ये मेन इनके फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट थिंग की बात करेंगे यहाँ पर हम, and the next thing is about very important part of this chapter is cell organelles। तो समझते हैं cell organelles क्या होते हैं। cell organelles is a specialized membrane bound structure within a eukaryotic cell which perform specific task। तो हम जानते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर है वो मोस्टली प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में ही। तो इनमें से कुछ सेल ऑर्गेनेल्स की अगर बात करें, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस तो होता ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, साथ ही साथ यहाँ पे हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वेसाइकल्स हैं, लाइसोसोम है, गोल्जी अपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड अबाउट द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो स्टूडेंट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें अगर, तो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था KR पोर्टर, जिन्होंने सबसे पहले
डिफाइन किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब देखिए रेटिकुलम वर्ड का इंडो का मतलब क्या होता है अंदर, प्लाज्मिक का मतलब प्लाज्मा के अंदर, मतलब जो ये फ्लूइड है सेल के फ्लूइड है। ओके, नेक्स्ट हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक। रेटिकुलम का मतलब होता है जाल जैसा स्ट्रक्चर, नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? सो ओवरऑल हमने क्या नाम दे दिया इसे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? सो ये मेनली सेल्स में कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिक लोकेशन की बात मैं करूँ सो ये प्रेजेंट होते हैं वॉल, नियर अबाउट वॉल ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, सो ये न्यूक्लियस की वॉल के पास पे प्रेजेंट होंगे और मोस्टली इनका जो नेचर है वो वेसिकुलर सिस्टम फॉर्म करने का इनका नेचर होता है। इनमें बहुत से सिस्टर्नी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। क्लियर है? नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन ही कर दी है। ओके, और ये मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन्स के पास भी प्रेजेंट हो सकते हैं और साथ ही साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, इनमें इनमें यहाँ पे आप दो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, एक तो कुछ ये ऐसे सॉफ्ट स्ट्रक्चर, ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं और ये रफ स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। तो ये सॉफ्ट क्यों है और रफ क्यों है, इस कॉन्सेप्ट को समझें अगर, सो इनको डिवाइड किया गया है या क्लासीफाई किया गया है टू टाइप्स में। इनके टाइप्स को अंडरस्टैंड करते हैं हम। सो स्टूडेंट, अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको मैंने सबसे पहले लोकेशंस बता दी कि ये न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स के पास में प्रेजेंट होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास भी प्रेजेंट है। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। ओके, एंड साथ ही साथ ये दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अनदर वन को बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किस बेस पे हमने इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला है? तो स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये एक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है आर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, अब अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम के स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसकी सरफेस आपको कैसी दिख रही है, स्मूथ दिख रही है। लेकिन अगर इनकी सरफेस पे छोटे छोटे बहुत सारे राइबोसोम के स्ट्रक्चर दिखेंगे तो फिर आपको ये स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगा, रफ दिखाई देगा। तो राइबोसोम की प्रेजेंस होगी तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे और नहीं होगी तो हम उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। फंक्शन समझ लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसका मेनली फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, क्योंकि राइबोसोम का ही स्पेसिफिक फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। और अगर बात करें हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो इनका मेनली फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस करने का। सो ये इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। Next thing, so student, here the most important cell organelle and which is a माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट, अनदर इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले कोलिकर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया था माइटोकॉन्ड्रिया को। देन फ्लेमिंग साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया कि ग्रैनुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एंड फाइनली अल्टमान नाम के साइंटिस्ट ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। देन सी बेंडा नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। सो स्टूडेंट, इनकी थिंग्स को अगर समझें तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल का शेप और साइज कैसा होता है, तो ये मोस्टली स्फेरॉइड या रॉड शेप्ड या डम्बल शेप के हो सकते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें इनकी तो यहाँ पे भी क्रिस्टी लाइक स्ट्रक्चर है। ये डबल मेम्ब्रेन वेल डेवलप स्ट्रक्चर होता है। सो ये इनमें टू वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, आउटर वॉल एंड इनर वॉल, टू लेयर्ड स्ट्रक्चर है ये। उसके साथ ही साथ इनमें ये स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हैं ये क्रिस्टी के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। एंड और भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जैसे कि इनमें खुद का डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। एंड ऑल्सो हियर दैट्स हैव F1 ऑक्सीसोम पार्टिकल, जो कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स इनमें प्रेजेंट होता है। सो ये मेनली इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में होता है। नेक्स्ट थिंग अंडरस्टैंड करेंगे इनके फंक्शन को और दूसरी थिंग्स को भी यहाँ पे समझते हैं। सो इट इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत ही बेसिक थिंग है, पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ यहीं पे एटीपी के जनरेशन की प्रोसेस होती है, एटीपी के प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, दैट मीन्स एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ओके, नेक्स्ट थिंग है एंड हाउ दिस इज फॉर्म द एनर्जी फॉर सेल। क्यों हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल्स बोलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि प्राइमरी जो फंक्शन है कन्वर्जन एंड ट्रांसफर ऑफ सेलुलर एनर्जी का, वो माइटोकॉन्ड्रिया ही करते हैं। ये ऑक्सीडेशन करते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का, जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उनका ऑक्सीडेशन करने की प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। ओके, सो इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स बोलते हैं। एटीपी का अनदर नेम आप जानते हैं, हम इन्हें करेंसी ऑफ द सेल्स बोलते हैं। भाई हमको अगर रिक्वायरमेंट है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, अपनी एटीपीज जो है खर्च करते हैं और एनर्जी गेन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दो
मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इन थिंग्स को हमने पहले ही समझा है। देन उसके बाद नेक्स्ट थिंग को यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। सो एटीपी के बारे में हमने समझा कि ये करेंसी ऑफ द सेल्स बोले जाते हैं और साथ ही साथ यूज़ किए जाते हैं हर एक एनर्जी के टाइम पे रिक्वायरमेंट में। देन उसके साथ ही ये रैंकिंग करते हैं न्यू केमिकल कंपाउंड की फॉर द मैकेनिकल वर्ल्ड, कि किस केमिकल कंपाउंड से कितनी एनर्जी हमें गेन होने वाली है, इन थिंग्स के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है वो है लाइसोसोम का स्ट्रक्चर। लाइसोसोम आप जानते हैं, इसे हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। सो ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल में मेनली प्रेजेंट होता है। ये सेल में लोकेशंस आप देख पा रहे हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इसके पास बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। भाई हम क्यों बोलते हैं कि ये सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है, क्यों यहाँ पे हार्मफुल सब्सटेंस आके किल होते हैं? बिकॉज इनमें कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये जो भी रेजिडुअल बॉडीज़ हैं, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है, जो हार्मफुल सेल्स है या एक्स्ट्रा डेटेड सेल्स हो गई हैं, उनको हार्म करने का, किल करने का, डाइजेस्ट करने का जो फंक्शन है वो लाइसोसोम शो करता है। सो एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन डी डूवे, जिन्होंने सबसे पहले लाइसोसोम के बारे में बताया था और इसे कॉमनली सुसाइडल बैग बोला जाता है। सो ये क्या होते हैं, इनके फंक्शंस को समझते हैं। सो लाइसोसोम है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। उसके साथ ही साथ क्यों है, क्योंकि इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब प्रोटीन को डाइजेशन के लिए प्रोटियोलिटिक एंजाइम, लाइपेज के डाइजेशन के लिए लाइपेजेस एंजाइम। सो ऐसे एंजाइम्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। ये एक क्लीनर या स्वीपर्स का वर्क करते हैं सेल में, एंड ये एक्ट करते हैं सुसाइड बैग एज दे कंसिस्ट ऑफ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। दैट मीन्स कि कोई भी सेल अगर इनके कॉन्टैक्ट में आती है जो कि हार्मफुल है, जो एक्स्ट्राडेटेड हो चुकी है, तो उन्हें हटाने का, रिमूव करने का जो मेनली फंक्शन है वो लाइसोसोम रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो है गोल्जी अपरेटस, जिसे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। सो इनके स्ट्रक्चर में भी मेनली आप जानते हैं कि सिस्टर्नी ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ल्यूमेन प्रेजेंट होता है जो कि आउट स्पेस को हम बोलते हैं, यहाँ पे ट्रांस फेस और सिस फेस भी प्रेजेंट होता है जो कि हम मेनली बोलते हैं। गोल्जी अपरेटस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि प्रेजेंट है हर एक सेल में। कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसे रिकॉग्नाइज किया था और इन्हीं के नेम पे बेस पे इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस बोलते हैं। इनमें यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और अगर ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एनिमल सेल में तो हम इन्हें गोल्जी अपरेटस बोलते हैं स्टूडेंट, बट अगर हम यहाँ पे प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में हम इन्हें गोल्जी अपरेटस ना बोल के डिक्टियोसोम बोलते हैं, ओके, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज कॉम्प्लेक्स सिस्टर्नी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आप इनके स्ट्रक्चर को समझ चुके होंगे। इनके फंक्शंस की बात अगर करें तो इनका मेनली फंक्शन होता है स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स का। एंड इवन ये भी आप जानते होंगे कि जो हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, ये मेनली जो फंक्शन, या इसे हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल्स बोलते हैं, मतलब गवर्न करता है कि किस सेल ऑर्गेनेल्स को या किस पार्टिकल को किस साइड में जाना है। तो जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया को बोला पावर हाउस ऑफ द सेल, वैसे ही गोल्जी अपरेटस क्या होता है, ये होता है हमारा एक ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ओके। देन इनके स्ट्रक्चर के बारे में हमने पहले ही जाना कि कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट हैं, एंड आफ्टर दैट इनके पैरेलल वे को भी समझा। लोकेटेड होते हैं इन द नर्व सेल एज वेल एज इन एवरी पार्ट ऑफ द सेल। आपको पता है कि स्पर्म सेल्स में भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ऑल्सो इट्स consist of a system membrane bound vesicles arranged approximately parallel to each other in a stop card matrix, ओके। सो हमने इनके फंक्शंस को भी समझा, स्ट्रक्चर को भी समझा। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है हमारे पास, जिसका नाम है प्लास्टिड। सो स्टूडेंट, प्लास्टिड के बारे में आप जानते हैं, प्लास्टिड आर मेनली प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। सो एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं प्रेजेंट होता, और ये डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं। स्लाइड्स में 2 टाइप्स लिखा है, बट ये 3 टाइप्स के होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, ओके। सो ओवरऑल 3 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, स्टूडेंट नेम से समझिएगा, ल्यूको LEUCO, ल्यूको का मतलब होता है वाइट, मतलब कलरलेस। तो मतलब ऐसे प्लास्ट, जो भी प्लास्टिड के स्ट्रक्चर हैं जिनमें कोई भी कलर नहीं होगा, उसे हम ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। सो एक प्लांट में ये प्रेजेंट है, तो प्लांट में जो आप रूट देखते हो उनका कोई कलर नहीं होता। अब आप बोलेंगे सर ब्राउन कलर की होती हैं रूट। सो ब्राउन कलर उनका सॉइल में रहने की वजह से हो गया, ओके। सो जो भी रूट का पार्ट है वो क्या है, कलरलेस पार्ट होगा, जो कि जहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट है। देन क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब होता है डिफरेंट, ओके, कलरफुल थिंग, मतलब जो भी हम फ्लावर के डिफरेंट कलर देखते हैं, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, पिंक है, ये क्रोमोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से होता है। एंड देन लास्ट वन मैंने बोला क्लोरोप्लास्ट, CHLO, क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, मतलब जो भी प्लास्टिड ग्रीन कलर के होते हैं उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। सो प्लास्टिड में जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो क्लोरोप्लास्ट में ही प्रेजेंट होता है, और जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं।
और इन्हें हमने डिफरेंट टाइप के पिगमेंट के बेस पे डिफ्रेंशिएट किया है, और मैंने आपको प्लांट के स्ट्रक्चर भी बताए। सो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो है उसे हम किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। भाई एक प्लांट में जो फूड का फॉर्मेशन होना होता है वो कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट पे होता है। भाई फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है, जो ग्रेना एंड स्ट्रोमा के स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग है लैक्टोप्लास्ट को हम स्टोर्ड जो भी चीज़ें हैं, ऑयल, प्रोटीन, स्टार्च, इन्हें लैक्टोप्लास्ट बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो फ्लावर का कलर है। सो स्टूडेंट इसे मॉडिफाई करिएगा, लैक्टोप्लास्ट नहीं होगा, ल्यूकोप्लास्ट होगा। स्टोर्ड फूड को बोल रहे हैं, जैसे स्टार्च ऑयल जो कि रूट के स्ट्रक्चर में स्टोर किया जाता है। ओके, सो यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इनका प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट का, और जो कि हम देख पा रहे हैं। सो क्लोरोप्लास्ट में दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ग्रेना प्रेजेंट होता है और स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है, जिनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है फोटोसिंथेसिस में। सो स्टूडेंट हियर जब हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, सो जो आपको यहाँ पे फ्लूइड थिंग दिखती है, फ्लूइड थिंग यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है क्लोरोप्लास्ट में, जो कि फिल है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा स्ट्रक्चर। सो स्ट्रोमा जो है वो है एक प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर जो कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, और इन्हें हम स्ट्रक्चर बोल रहे हैं स्ट्रोमा का। ओके, सो जो लाइट रिएक्शन का पार्ट है वो मेनली स्ट्रोमा में होता है, एंड देन ये जो ग्रीनिश कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें हम बोलते हैं ग्रेना। ओके, सो ये जो ग्रेना का स्ट्रक्चर है इसी में प्रेजेंट है क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, और इसमें हमारी लाइट रिएक्शन है वो ग्रेना में होती है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। आई थिंक मैंने पहले उल्टा बोल दिया। सो ये ओवरऑल है अबाउट द क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि किचन ऑफ द सेल है। सो आफ्टर दैट वी मूविंग फॉरवर्ड अबाउट आवर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स, एंड हियर द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स इज राइबोसोम। सो राइबोसोम स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होता है मोस्टली 2 यूनिट के थ्रू। फर्स्ट यूनिट जो लार्ज यूनिट होती है उसे हम लार्ज सब यूनिट बोलते हैं, एंड सेकंड वन को हम स्मॉल सब यूनिट बोलते हैं। सो आफ्टर दैट क्या है राइबोसोम का स्ट्रक्चर, इसे समझेंगे। सो राइबो का मतलब है एक बॉडी, ओके, एंड सोमा का मीनिंग होता है बॉडी। मतलब राइबो जो है वो एक राइबोसोम्स लाइक स्ट्रक्चर है, पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर है, मोस्टली हम इसे बोलते हैं राइबोसोम्स को, जिसे सबसे पहले पैलाडे नाम के साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था। और मेनली ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे भी प्रेजेंट होते हैं और फ्रीली भी ये प्रेजेंट होते हैं। और ये पार्टिकल को हम राइबोसोम क्यों बोल रहे हैं, मतलब नेम को अगर मैं क्लियर करूँ, सो राइबो का मतलब है आरएनए से रिलेटेड, मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है राइबोसोम के, इनमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है आरएनए मॉलिक्यूल, मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे राइबो हो गया, एंड सोमा का मतलब होता है बॉडी। यहाँ पे 2 टाइप की यूनिट प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट यूनिट को हम बोलते हैं लार्ज सब यूनिट, एंड स्मॉल यूनिट को हम स्मॉल सब यूनिट बोलते हैं। 2 यूनिट मिलाकर के एक राइबोसोम के स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। इनकी अनदर पॉइंट्स को समझेंगे। 2 टाइप के होते हैं, एक को हम बोलते हैं 70S राइबोसोम, एंड अनदर वन को बोलते हैं 80S राइबोसोम। तो ये क्या है 70S और 80S, इसे भी समझेंगे। सो 70S राइबोसोम की अगर मैं बात करूँ, सो जो लार्ज सब यूनिट होती है स्टूडेंट, ये फॉर्म होती है 50S सब यूनिट से, और जो स्मॉल सब यूनिट होती है ये फॉर्म होती है 30S सब यूनिट से। मतलब 2 सब यूनिट मिली, एक लार्ज और स्मॉल, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं 70S। तो आप कह रहे होंगे भाई आप बायो के हो और आपकी मैथ है वीक, कि 50 एंड 30 तो 80 होता है, तो ये तो 80 राइबोसोम्स होने चाहिए ना, 80S राइबोसोम। बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, जैसा फैक्ट मैं बता रहा हूँ वैसा ही होता है। 10 सब यूनिट कहाँ चली गई, ये ओवरलैप करने में चली जाती है। क्लियर है? एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग कोफिशिएंट। जिन साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, तो उनके नेम पे ही हम इसे स्वेडबर्ग कोफिशिएंट बोलते हैं। सो ये तो फैक्ट हुआ 70S राइबोसोम के बारे में। अब आपके दिमाग में 80S राइबोसोम भी आ रहा होगा, तो हम 80S राइबोसोम को भी समझ लेते हैं। सो 80S राइबोसोम जो है वो भी 2 सब यूनिट से फॉर्म हो रहे हैं, दैट मीन्स लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट से। उनमें जो लार्ज सब यूनिट है वो फॉर्म होती है 60S से, और जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो फॉर्म होती है 40S से। फिर यहाँ पे मेरी मैथ वीक नहीं है कि 100 सब यूनिट, मैथ तो वीक ही है। सो यहाँ पे 100 होगा टोटल, बट होता कितना है यहाँ पे टोटल 80S राइबोसोम के केस में, बिकॉज ऑफ जो यहाँ पे 20 यूनिट गई वो कहाँ गई, ओवरलैप करने में चली गई है। सो इसे हम 80S ऑफ राइबोसोम बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे 70 और 80S दोनों राइबोसोम के बारे में समझ लिया, जो कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। और राइबोसोम का मेनली फंक्शन हम जानते हैं प्रोटीन सिंथेसिस करने का। एस का मीनिंग भी मैंने आपको बता दिया, स्वेडबर्ग यूनिट हम इसे बोलते हैं। सो ये तो फैक्ट हुआ अबाउट द सेल ऑर्गेनेल्स राइबोसोम। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है यहाँ पे सेल वैक्यूल्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन शो करता है एब्जॉर्प्शन एंड मतलब सैक्रीशन बोल दीजिए, या फिर डिफरेंट टाइप के फूड स्टफ्स को कंटेन करने का जो मेनली फंक्शन होता है वो वैक्यूल्स का होता है। लार्ज वैक्यूल्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं,
और मेनली एनिमल सेल के केस में हम बोलते हैं कि वैक्यूल्स एब्सेंट ही होते हैं। सो ये स्टोरेज का फंक्शन शो करते हैं, रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सल्यूट कंटेंट ऑफ द सेल के फंक्शन को शो करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन हो, स्टोरेज हो, डाइजेशन हो, ये सारे फंक्शन ये शो करते हैं। प्लांट सेल में जो टोनोप्लास्ट है वो ट्रांसफर करता है नंबर्स ऑफ आयंस एंड अदर थिंग्स को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट इन द वैक्यूल्स में। तो ये मोस्टली फंक्शन होता है वैक्यूल्स का। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स को समझते हैं। सो स्टूडेंट हियर मेनली जो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है उन सब सेल ऑर्गेनल्स को हमने यहाँ पे समझ लिया। आई होप आप इन सेल ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, हेल्पफुल रहा होगा वीडियो आपके लिए। थैंक यू।